अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इत्ता 10वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा और परिचय इस तरीके से है कि इनका जन्म 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। महादेवी वर्मा जी की प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्गों को प्रभावित और प्रेरित करती है। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस तरीके से है: निहार, रश्मि, सांध्य गीत, कविता संग्रह, संकल्पिता, श्रृंखला की कड़ियाँ, निबंध है, पद के साथी, मेरा परिवार, ललित के अतीत के चलचित्र, रेखाचित्र आदि। गद्य संबंधी जानकारी इस तरीके से है कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में क्लेश मात्र भी नहीं था। बच्चों, ये पाठ बड़ा है और इसके हम 2 या 3 भाग करेंगे और 2 भाग में होता है तो इंशाल्लाह 2 भाग में ख़त्म करेंगे। हम पाठ की ओर जाते हैं। महादेवी वर्मा जी लिखती है कि राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। कि राजेंद्र बाबू को पहले उन्होंने सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था। 2 भाग होते हैं, गद्य और पद्य, कहानी और पाठ। ऐसे ये 2 भाग है, ऐसे ही गद्य और पद्य है और उनके भावों को उन्होंने एक भावनात्मक क्षण में गूंदना, बांधना, ये जो है और बताना, ये बहुत ही इनके लिए कठिन था। मैं यानी महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी और ये जो है प्रयाग के अंदर बीए की विद्यार्थी थी, स्टूडेंट थे ये, और शीतावकाश में वो भागलपुर घर जा रहे थे। पटना में भाई के मिलने की बात थी और पटना के अंदर उनके भाई से मिलने की जो है बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े और भाई के इंतज़ार में कुछ घंटे उन्हें जो है स्टेशन पर ही भाई की राह देखना पड़ी, कुछ घंटे व्यतीत करना पड़े, ज़ाया करना पड़े। स्टेशन के 1 और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे और स्टेशन के 3 पहिया बेंच पर कुछ देहाती वेशभूषा धारण किए हुए कुछ नागरिकों से एक सज्जन घिरे हुए थे।
बेंच पर एक सज्जन बैठे हुए थे और कुछ देहाती उनके इर्द गिर्द खड़े हुए थे। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। विहंगम दृष्टि यानी कुछ सेकंदों में नज़र जाकर वापस आना, जो है इस तरीके से कहा जाएगा, तुरंत जाकर वापस आना। नज़र हमारी जाकर वापस आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया और उनके भाई भी वहाँ पर थे। उन्होंने उनके भाई से जाना। उनके भाई ने उन्हें बताया कि ये जो सज्जन 3 पहिया बेंच पर जो बैठे हुए हैं, यही राजेंद्र बाबू है। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। और जो उनकी पहली दृष्टि थी और वो जो आकृति स्मृति वो अंकित हुई थी, नजर आई थी, उसमें इतने वर्षों में ऐसी कोई व्यक्ति उन्हें नजर नहीं आई थी और कोई नया रंग भी नहीं आया था। सत्य में जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में कुछ जोड़ना या घटाना संभव नहीं था। यानी जो सच बात है, जो सच है वो सच है और उसमें कुछ जुड़ाना या घटाना यह उनके लिए संभव नहीं था। हम किसी के बारे में जो अच्छा शख्स है उसे अच्छा ही समझते हैं और उस शख्स के बारे में कुछ अच्छी बातें या कुछ बुरी बातें कह देना जैसे संभव नहीं है, वैसे ये भी उन व्यक्ति के बारे में, उस सज्जन के बारे में जो राजेंद्र बाबू है, उनके ताल्लुक से वो कुछ भी संभव नहीं था। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भुरकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ाई ठुड्डी। और राजेंद्र बाबू के जो बाल थे छोटे छोटे थे और कटे हुए थे। मुख, चेहरा जो है चौड़ा था और माथा, पेशानी भी उनकी चौड़ी थी और घनी भ्रुकुटियाँ, भ्रुकुटियाँ बोले तो भवे, भवे जो थी वो भी कैसी थी, घनी थी। और आंखें भी बड़ी थी। मुख के अनुपात यानी जिस तरीके से चेहरा था वैसे ही उनकी बड़ी आंखें थी और भारी नाक थी। कुछ गोलाई लिए हुए ठुड्डी भी थी और ठुड्डी बोले तो दाढ़ी, ठुड्डी भी थी। कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण और कुछ होठ भी जो थे उनके वो मोटे थे और गेहुआ रंग था। जिस तरीके से न गोरे न काले, गेहुआ रंग था। बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें और उनकी मूछें भी जो थी बड़ी बड़ी थी, जो ऊपर के ओठों को ही नहीं ढक लेती थी। और जो है मूछें मोटी थी और इतनी मोटी थी कि वो जो है उनके ओठों को भी ढक नहीं पाती थी। नीचे के ओठ पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी और नीचे के जो ओठ थे वो भी थोड़े से उस पर मूछों के बाल आए हुए थे। हाथ पैर शरीर
सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी, और हाथ पैर हाइट अच्छी थी, और देखने में ही इंसान को उस शरीर से, हाइट से यानी अच्छा लगने लगता था। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी, और उनका जो पहरावा था, कपड़े जो उन्होंने पहने थे, वो भी उनकी दृष्टि को उलझा लेती थी। कपड़े भी अच्छे परिधान किए हुए थे उन्होंने। खादी की मोटी धोती, ऐसा फेटा देकर बांधी गई, और जो है खादी की मोटी धोती पहनी हुई थी, फेटा भी बांधा हुआ था, गई थी कि एक और दाहिने पैर घुटना छू लेती थी, और जो उन्होंने फेटा बांधा हुआ था उसका एक जो पीछे का छोर आता है वो उनका दाहिने पैर घुटना छू लेता था, यानी घुटने तक उनकी धोती का उनके जो फेटे का जो छोर था एक पीछे वाला, वो जो उनके घुटने तक लंबा था। और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली, मोटे खुदरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूटा ना जाने के कारण खुला था, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। और सादगी उनमें इतनी थी कि मोटे खुरदरे काले बंद गले के कोट के ऊपर का भाग जो है बटन टूट जाने के कारण खुला था। बटन जो है एक उनका टूटा हुआ था, और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था, और जो शर्ट था घुटने के नीचे जो उनके बटन थे वो लगे हुए थे। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदता थी। और सर्दी का मौसम भी था, मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान, जिस तरीके से कोट और धोती थी उनकी अच्छी, उनमें वो विचित्र स्वच्छंदता थी, यानी वो शूज़ जो थे, जूते जो थे वो विचित्र थे। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का, और मिट्टी होने की वजह से उन जूतों का कलर का पता ही नहीं चल रहा था कि किस कलर के जूते हैं। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी, और जो उन्होंने गांधी टोपी पहनी हुई थी उसकी स्थिति और भी विचित्र थी, अजीब थी। उनकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक गई थी, और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी, और जो टोपी पहनी हुई थी उसके आगे की नोक जो है बाई भौं के ऊपर, बहु पर खिसक गई थी, और टोपी की कोर माथे के पट्टी की तरह लिपट गई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं, और मानो ऐसा लग रहा था कि वो किसी हड़बड़ी में जल्दी में कपड़े पहनकर आए हुए हैं। अतः जो कहा जिस स्थिति में अटक गया वो वहीं उसी स्थिति में लटका रह गया। मानो जैसा जिस स्थिति में वो घर से निकले थे पहनकर, वो जैसा पहने हुए थे वो वैसा ही रह गया, और वो स्टेशन पर पहुंच गए। बच्चों, यहाँ तक हम देखते हैं। अगला भाग जो है इंशाल्लाह मैं जल्द अज जल्द आपको सेंड करूँगा। पढ़ाई करते रहो, और इसको 2 बार, 1 बार, 2 बार नहीं समझ में आए 3 बार सुनिए, और पढ़ाई जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।